अब काफ़ी दिलचस्प हो चुका था। वह अपना ज़्यादातर समय अपनी सामान्य ट्रेनिंग में बिताता था, लेकिन बीच-बीच में उसे कर्ट के शिकार करने वाले ग्रुप में शामिल होना पड़ता था ताकि वे अपने अगले मिशन की तैयारी और प्लानिंग कर सकें। वे लोग आमतौर पर महीने में 2 बार शिकार पर जाते थे और सिर्फ उन्हीं खतरनाक इलाकों में जाते थे जहां उन्हें पक्का यकीन होता था कि चौथे दर्जे के जादुई जानवर बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं होंगे। आखिरकार ध्रुव उनके लिए एक तरह से जिम्मेदारी था। वे ये खतरा नहीं उठा सकते थे कि बहुत सारे ताकतवर जानवर उन्हें घेर लें। इसीलिए उनका पूरा ध्यान उन इलाकों पर रहता था जहां जानवर अकेले या छोटे झुंड में हो, ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि ध्रुव पूरी तरह से बेकार था। शिकारियों के ग्रुप को जल्दी ही समझ आ गया कि प्लानिंग करते वक्त जादुई जानवरों के व्यवहार के बारे में ध्रुव की समझ बहुत काम की थी। इतनी काम की कि अदा अक्सर उसकी राय लेती थी। एक बार की बात है, उनका सामना नरक के शिकारी कुत्तों के 2 झुंडों से हो गया। दोनों ही झुंडों का लीडर चौथे दर्जे का जादुई जानवर था। ध्रुव ने सुझाव दिया कि दोनों बहनें जो आग की ताकत का इस्तेमाल करती थीं, एक आग का ढेर तैयार करें और उन जानवरों को उस आग के लिए आपस में लड़ने दें। नरक के शिकारी कुत्ते स्वभाव से ही आग की तरफ खिंचे चले आते थे, क्योंकि ये उनकी खुराक थी, और तकनीक से बनाई गई आग उनकी नज़रों में किसी दावत से कम नहीं थी। ध्रुव जानता था कि इंसानों के वहां होने के बावजूद वे कुत्ते पहले आग को चुनेंगे और उसके लिए दूसरे झुंड से भिड़ जाएंगे। इससे शिकारियों को पीछे हटने या शिकार छोड़ने की नौबत नहीं आई, बल्कि उन्हें 2 बड़े चौथे दर्जे के जानवरों को मारने का मौका मिल गया। एक और मौके पर उन्हें चौथे दर्जे के एक रोएदार कीड़े को ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। वो कीड़ा कम खतरे वाले इलाके के पास आ रहा था और वहां के माहौल के लिए खतरा बन रहा था। ध्रुव ने सुझाव दिया कि चींटी जैसे जादुई जीवों के झुंड को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वे उस कीड़े का पसंदीदा खाना थे। कहने की जरूरत नहीं कि ये चाल एकदम सही साबित हुई। वो कीड़ा खाने का लालच नहीं रोक पाया और खुद ही बाहर आ गया, जहां शिकारियों ने उसे आसानी से मार गिराया। अकेडमी के जादुई जानवरों वाले कोर्स में ध्रुव ने जो जानकारी हासिल की थी, वो कमाल की थी। उसे उस विषय में सच में बहुत दिलचस्पी थी। ध्रुव को नहीं पता था कि उसे जानवरों के बारे में पढ़ना इतना पसंद क्यों था। शायद बचपन में उस ड्रैगन का असर था, या शायद ये बात कि उसका पहला शिकार एक जादुई जानवर ही था जिसने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला था। खैर, उसकी अहमियत को समझा गया और ग्रुप उस पर ज़्यादा भरोसा करने लगा। ध्रुव को उनकी मदद करने में कोई परेशानी नहीं थी। एक तरफ सही तरीके से शिकार करने से उसकी सुरक्षा बनी रहती थी और कोई दुर्घटना नहीं होती थी। दूसरी तरफ उसे अपने शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए उन चौथे दर्जे के जानवरों की सख्त ज़रूरत थी। जब भी वह उस लेवल के मरते हुए जानवर पर अपनी खून सोखने वाली तकनीक का इस्तेमाल करता, तो उसे कई दिनों की ट्रेनिंग जितना फ़ायदा मिल जाता था। इसके साथ ही हर सफल शिकार के साथ उसके क्रेडिट्स बढ़ते गए और जादुई जानवरों से मिलने वाले सामान पर उसे अच्छी छूट मिलने लगी। उसके शरीर में सुधार तेज़ी से हो रहा था, उसका पैसा बढ़ रहा था और उसके पास चौथे दर्जे के सामान का भंडार भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा था। इस पूरी स्थिति में ध्रुव का पूरा फायदा था। उसे बस शिकार की प्लानिंग के वक्त कुछ सुझाव देने होते थे और बदले में मुनाफे का हिस्सा मिल जाता था। हालांकि उसकी स्थिति थोड़ी अजीब थी। शिकारियों के गिल्ड के पास 2 ही रास्ते थे। या तो ध्रुव को कम खतरे वाले इलाकों में खुला छोड़ दें, जहां वो कमजोर शिकारियों का काम खराब कर दे, या उसे जबरदस्ती खतरनाक मिशनों पर भेजें जहां उसकी जान का जोखिम हो। गिल्ड में शांति बनाए रखने के लिए उन्हें ध्रुव को कुछ मुफ्त इनाम देने पड़े, वरना वो तीसरे दर्जे के जानवरों का सफाया करता रहता। इसी तरह समय बीतता गया और उन रैंक 4 के जीवों की गिनती बढ़ती गई जिन पर ध्रुव ने अपनी तकनीक आजमाई थी। उनकी मिलीजुली कोशिशों से कर्ट का ग्रुप हर महीने 2 शिकार पूरे कर लेता था। उस दौरान ध्रुव के अंदर हो रहे बदलाव को छिपाना नामुमकिन था। उसकी त्वचा और भी सफ़ेद हो गई थी और उसका आभास और भी ठंडा हो गया था, जैसे वो बर्फ के टुकड़े में बदल रहा हो। सिर्फ ध्रुव ही जानता था कि उसके शरीर से निकलने वाली ये ठंडक उस अंधकार तत्व की ऊर्जा के कारण थी जिसे वो लगातार सोख रहा था। वैंस, आज दारू का बिल तुम भरोगे। उस कमीने सुअर ने मेरी छड़ी तोड़ दी, न्यूटन चिल्लाया। कर्ट का ग्रुप उत्तरा देश की सीमा के पास एक जंगल में था। उन्होंने अभी अभी लोहे के दांत वाले जंगली सुअरों के एक झुंड को हराया था और चौथे रैंक के उस सुअर ने हमले के दौरान न्यूटन का हथियार तोड़ दिया था। इसलिए न्यूटन ने गुस्से में उसका नाम सुअर रख दिया था। सिकुड़ते हाथी वाली घटना को 1 साल हो चुका था और इस दौरान इस ग्रुप ने चौथे दर्जे के 27 जानवरों को मार गिराया था। जाहिर है, ध्रुव ने उन सभी पर अपनी खून सोखने वाली तकनीक आजमाई थी। ध्रुव की नज़रें कहीं और थीं। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था और उसने न्यूटन की बातें नहीं सुनी। वो अपनी दिमागी ताकत से अपने शरीर की बारीकी से जांच कर रहा था। उसने अभी अभी जो ऊर्जा सोखी थी उसकी मात्रा देख रहा था और हिसाब लगा रहा था कि इससे उसे कितना पोषण मिलेगा। वैंस, तुम ठीक तो हो? ग्रुप के बाकी लोगों ने उसका ये अजीब बर्ताव देखा और कर्ट ने पूछा।
ध्रुव होश में आया और देखा कि बाकी 6 शिकारी उसे उलझन भरी नजरों से देख रहे थे। मुझे लगता है कि मुझे अगला मिशन छोड़ना पड़ेगा। मुझे अपनी साधना तकनीक का दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अपनी ताकत को एक जगह टिकाना होगा। लेकिन चिंता मत करो, कोई गंभीर बात नहीं है। 1 महीने में मैं ठीक हो जाऊंगा। शिकारियों ने उसकी बात में सहमति में सिर हिलाया। अलग हटकर इस्तेमाल होने वाली तकनीकें खतरनाक होती थीं। उन्हें बहुत सावधानी से करना पड़ता था और साधक को गड़बड़ का पहला संकेत मिलते ही रुक जाना पड़ता था, वरना उसे ऐसा नुकसान हो सकता है जो कभी ठीक ना हो। जरूर, अपना समय लो। इस बीच हम थोड़े बड़े झुंडों का शिकार करने जाएंगे। वैसे भी सुरक्षा के चक्कर में मेरा शरीर थोड़ा सुस्त हो गया है। कर्ट ने हंसते हुए कहा और ध्रुव के सिर पर थपकी देते हुए शाही शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया। ध्रुव ने उस इशारे पर ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान वापस अपने शरीर पर था। ये ऊर्जा और कुछ रातों की ट्रेनिंग मुझे तीसरे रैंक के शिखर तक पहुंचा देगी। आखिरकार 1.5 साल तक शिकार करने के बाद अब मैं हीरो रैंक में कदम रखने की कोशिश कर सकता हूं। उसने अपने उत्साह को अपने हमेशा रहने वाले ठंडे चेहरे के पीछे छिपा लिया और ग्रुप के बाकी लोगों के पीछे चल पड़ा। आखिरकार उसके शरीर के लिए चौथे स्तर पर पहुंचने का वक्त आ गया था। ध्रुव शाही शहर में अपने घर लौट आया। ये नया घर शाही हवेली के ज्यादा पास था। उसका पुराना किराए का घर काफी दूर था, क्योंकि उस समय उसे तत्वों को जोड़ने के तरीके पर प्रयोग करने पड़ते थे। चूंकि अब उसे किसी बहुत मजबूत कमरे की जरूरत नहीं थी, इसलिए ध्रुव ने पिछले घर से कम कीमत में ऐसा घर ले लिया जहां ऊर्जा की मात्रा ज्यादा थी। वैसे इसे घर कहना गलत होगा, ये बस एक बड़ा सा कमरा था जिसे वो और आइवर 2000 क्रेडिट महीना किराए पर चुपचाप साझा करते थे। कर्ट के ग्रुप में शामिल होने के बाद से उसकी साप्ताहिक कमाई बढ़ गई थी, इसलिए ध्रुव को ऊर्जा के इस बहाव को बनाए रखने के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं थी। इससे उसे आने जाने में बर्बाद होने वाले समय की भरपाई अपनी ट्रेनिंग से करने का मौका मिल गया। अंदर आइवर उसका इंतजार कर रहा था। हाल ही में वो ज्यादा सोने लगा था। ध्रुव का अंदाजा था कि उसके चेतना के सागर को जो नुकसान पहुंचा था, उसका असर अब धीरे धीरे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा था। आइवर, ध्रुव ने आवाज दी और धैर्य के साथ उस घायल किसान के जागने का इंतजार किया। क्या है? थोड़ी देर बाद आइवर ने अपने आसपास रखे जारों में से एक की ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा। तुम्हारी पीड़ा का अनुभव कैसा रहा? ध्रुव जानता था कि आइवर के पास रैंक 3 का डेंटियन था, इसलिए यह साफ था कि उसका शरीर उस पीड़ा और दर्द से गुजर चुका था। आइवर उस पल को याद करने की बहुत कोशिश करता दिखा। अपनी यादों को ताज़ा करते हुए वो बीच बीच में अपना जार उठाकर घूंट भरता रहा। दर्दनाक। आइवर के जवाब ने ध्रुव को चुप करा दिया। मुझे लगता है ये तभी काम का है जब मेरे सवाल मौलिक निर्माण विधि से जुड़े हों। ध्रुव ने अपनी स्पेस रिंग से कुछ 1000 क्रेडिट निकालते हुए सोचा। मुझे कुछ समय अकेले रहने की जरूरत है। ये पैसे एक सस्ते मकान का किराया और तुम्हारी शराब के लिए लगभग 1 महीने तक काफी होंगे। आइवर ने क्रेडिट कार्ड लिए और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो ताला खोलने वाला था, वो मुड़ा और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला। मुझे अपने आचार्य के वो शब्द याद हैं जो उन्होंने तब कहे थे जब मैं इस प्रक्रिया से गुजरने वाला था। उन्होंने कहा था, इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले पक्का कर लो कि तुम्हारा पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ हो। उन शब्दों के अलावा मुझे उस प्रक्रिया का केवल दर्द ही याद है। ध्रुव ने सिर हिलाकर उसे विदा किया और उसके कमरे से बाहर जाते ही उसे देखता रहा। अगर बात सिर्फ दर्द की है तो मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। ध्रुव ने अपनी स्पेस रिंग से ऊर्जा का आशीर्वाद निकाला और उसे फर्श पर रख दिया। कमरे में ऊर्जा का घनत्व तुरंत ही अकेडमी के सबसे बेहतरीन घर से भी ज्यादा हो गया। सबसे पहले मुझे शिखर तक पहुंचना होगा। शरीर के चौथे रैंक तक पहुंचने की जानकारी उसके दिमाग में पहले से ही अच्छे से बसी हुई थी। आमतौर पर शरीर को ताकत देने के अलग अलग तरीकों की वजह से थोड़े बहुत फर्क होते थे, लेकिन हर किसान के लिए प्रक्रिया लगभग एक जैसी थी। एक साधक को तीसरे लेवल के शिखर तक पहुंचना होता था, फिर उसे अपने पूरे शरीर को ऊर्जा से भरना पड़ता था। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती तो उसे शरीर को फिर से बनाने के लिए अपनी पोषण विधि यानी नरिशिंग मेथड को शुरू करना होता था। कई साधक इस दर्द में खुद को खो बैठते हैं, कुछ तो इस प्रक्रिया में मर भी जाते हैं। फिर भी दर्द की परीक्षा को पार करना सबसे आसान माना जाता है, क्योंकि इसकी शर्तें पूरी करना आसान है और इस लेवल के साधक में आमतौर पर इतनी इच्छा शक्ति होती है कि वो उस भयानक दर्द को सह सके। ये काफ़ी अजीब है कि इस परीक्षा में मरने वालों में से ज़्यादातर अमीर या कुलीन साधक होते थे। दर्द सहने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति का होना ज़रूरी है। अमीर घराने के लोग शायद ही कभी खतरनाक हालातों में फंसते थे और उनकी ऐशो आराम वाली जिंदगी उन्हें मानसिक रूप से मजबूत नहीं होने देती थी। इसीलिए इतिहास गवाह है कि इस कष्ट के दौरान रईस लोगों की मौत सबसे ज़्यादा हुई है। ध्रुव कमरे के फर्श पर बैठ गया और अपनी पीठ पर ध्यान लगाने लगा। अभी दिन का समय था, इसलिए वो यिन शरीर में साधना नहीं कर सकता था।
फिर भी उसे अपने शिकार समूह द्वारा मारे गए चौथे दर्जे के लोहे के दांत वाले सूअर की ऊर्जा को सोखना था। उसकी पीठ पर मौजूद ताकत उसके शरीर में दौड़ी और उसके डेंटियन तक पहुंची, जहां उसे छांटा गया। अंधकार तत्व की ऊर्जा को अलग करके उसके हड्डियों के ढांचे के अंदर भेजा गया, जिससे एक ठंडी लहर निकली जिसने धीरे धीरे शरीर को ताकत दी। बाकी बची ऊर्जा हवा में बिखर गई। फू। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ध्रुव ने जोर से सांस छोड़ी। अब तक वो अपनी तरक्की को तेज करने के लिए खून सोखने वाली तकनीक का इस्तेमाल करने का आदी हो चुका था। फिर भी चौथे दर्जे के जादुई जानवरों से मिलने वाली ताकत की मात्रा उसे हमेशा हैरान करती थी। अगर मैं कोई जादुई प्राणी होता तो मैं बिना किसी खास तकनीक की जरूरत के अपने शरीर को मजबूत करने के लिए ऊर्जा वाला कुछ भी खा सकता था। मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे उनसे काफी जलन होती है। खैर, कम से कम इंसानों के पास शक्ति के 3 केंद्र होने की वजह से जो क्षमता है वो कहीं ज्यादा है। ध्रुव के नजरिए से जादुई जानवरों की साधना की प्रक्रिया इंसानों के मुकाबले बहुत आसान थी। फिर भी जब किसी इंसान के पास हीरो रैंक में शक्ति के तीनों केंद्र होते थे तो उसके पास मौजूद ताकत बेहिसाब होती थी। अभी नहीं, शिखर तक पहुंचने में मुझे अभी कुछ दिन और लगेंगे। ध्रुव ने शांति से रात होने का इंतजार किया और फिर यिन शरीर में साधना शुरू की। वो उस नाजुक पल में एक ही समय में अपने डेंटियन और शरीर दोनों का विकास नहीं करने वाला था। वो ये पक्का करना चाहता था कि उसका सारा ध्यान उस कामयाबी पर हो। पहली रात बिना किसी परेशानी के गुजरी, जिसमें 7 भंवर लगातार वातावरण से ऊर्जा को खींच रहे थे और उसे एक्यूपॉइंट्स के नीचे जमा करते रहे। उस ठंडी ऊर्जा को उसके डेंटियन ने साफ करके नुकसान रहित बना दिया और उसकी हड्डियों की तरफ भेज दिया। ध्रुव ने पूरे दिन आराम किया और सूरज ढलते ही तुरंत जाग गया। साधना की दूसरी रात के कुछ ही घंटों बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां अब और ज्यादा ऊर्जा नहीं ले सकतीं। हर बार जब ध्रुव ने उनमें और ज्यादा ऊर्जा डालने की कोशिश की तो वे उसे शरीर के बाकी हिस्सों में धकेल देती थीं। आखिरकार वो तीसरे दर्जे के शिखर पर पहुंच गया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में शरीर के तीसरे लेवल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचना, ये सच में कमाल की बात थी। हालांकि इसका बड़ा कारण 7 नरकों यानी 7 हिल्स की वो ट्रेनिंग थी जो ध्रुव ने अपने बचपन में की थी। इस तरह की अलग हटके तकनीकें ट्रेनिंग की रफ्तार तो बढ़ा देती थीं, लेकिन इसमें साधक को बहुत खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता था। 7 नरकों की ट्रेनिंग ने ध्रुव की कई बार जान जोखिम में डाली थी, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुँच गया। अब मुझे अपने पूरे शरीर में ऊर्जा को जमा करना होगा। शरीर को फिर से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत थी और जाहिर है इस दुनिया में ताकत का सबसे अच्छा स्रोत ये जादुई ऊर्जा ही थी। ध्रुव ने अपनी साधना फिर से शुरू की। उसे पक्का करना था कि शरीर को बदलने से पहले वो ऊर्जा से पूरी तरह भरा हो। 1 हफ्ता आराम से बीत गया। ध्रुव हर रात यिन शरीर पर ध्यान लगाता और दिन में सोता रहता। इस दौरान आराम जरूरी था। शरीर को ऊर्जा के साथ घुलने मिलने का वक्त चाहिए था ताकि शरीर के हर हिस्से को बराबर ताकत मिल सके। 7वीं रात खत्म होते होते ध्रुव का शरीर और ज्यादा ऊर्जा नहीं संभाल सकता था। वो पूरी तरह भर चुका था। वक्त आ गया है। ध्रुव ने अपने कपड़े उतार दिए और बिना कपड़ों के लकड़ी के फर्श पर बैठ गया। शरीर को फिर से बनाने का ये काम लंबा और बहुत दर्दनाक था। ये वैसा ही था जैसे जादुई जानवर लेवल बढ़ाते वक्त लंबी नींद यानी हाइबरनेशन में चले जाते हैं। फर्क बस इतना था कि इंसानों को इसके लिए अपने चारों ओर कोई खोल या झिल्ली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हीरो रैंक की तरफ पहला कदम, पूरी आज़ादी की तरफ पहला कदम। ध्रुव की इच्छा शक्ति जागी और उसने बिना वक्त ज़ाया किए अपनी नरिशिंग विधि का अगला स्टेप शुरू कर दिया। उसकी हड्डियों में इतनी ज़्यादा ऊर्जा भर गई थी कि वे अपने आप एक ठंडी चमक छोड़ने लगी थीं। लेकिन जैसा ध्रुव ने चाहा था, वे हड्डियां टूटने लगीं और उनसे निकली ऊर्जा की लहरें उसके पूरे शरीर में दौड़ गईं। कड़क कड़क, हड्डियों के टूटने की आवाज। दर्द से कराहते हुए ध्रुव ने अपनी चीख को दबा लिया। प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस समय रुकने का मतलब था जान से हाथ धोना या हमेशा के लिए अपाहिज हो जाना। वैसे रुकने का ख्याल ध्रुव के दिमाग में कभी आया ही नहीं। उसकी हड्डियों में बसी ऊर्जा अब उसके शरीर में पागलों की तरह दौड़ रही थी और रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ रही थी। सबसे पहले उसके अंदरूनी अंगों ऑर्गन्स पर असर पड़ा। ऊर्जा की लहरों ने उनमें कई जगह छेद कर दिए और चीरे लगा दिए। फिर उसके खून के बहाव सर्कुलेशन सिस्टम की बारी आई। उसकी नसों के परखच्चे उड़ गए, जिससे उसकी सफेद चमड़ी के नीचे बड़े बड़े नीले और लाल निशान पड़ गए। ध्रुव पहले ही जमीन पर गिर चुका था और दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। जब उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं तो वो बैठ भी नहीं पा रहा था। इसके बाद उसके मांस और मांसपेशियों की बारी थी।
ऊर्जा के लहरों ने शरीर को तहस नहस कर दिया। जो कुछ भी उनके रास्ते में आया वो बर्बाद हो गया। लेकिन ये सब बेवजह नहीं हो रहा था। वो ऊर्जा शरीर के सिर्फ उन हिस्सों को खत्म कर रही थी जो ध्रुव के नए रूप रैंक 4 के लायक नहीं थे। जैसे डेंटियन ऊर्जा केंद्र अपनी गंदगी को जलाकर और शुद्ध होता है, वैसे ही शरीर भी खुद को शुद्ध कर रहा था। इंसानी शरीर एक मामूली चीज थी, जबकि ऊर्जा ही असली ताकत थी। कमजोर और अशुद्ध अंगों को बाहर निकालना जरूरी था, ताकि एक ऐसा शुद्ध शरीर बन सके जो ज्यादा ताकतवर ऊर्जा को संभाल सके। जाहिर है, ये सब बहुत दर्दनाक था। ध्रुव को लग रहा था जैसे उसके शरीर में हर जगह छेद किए जा रहे हैं। उसकी अंदरूनी बनावट एक बेकाबू ताकत से हिल रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर के सारे अंग पिघलकर एक सूप बन रहे हैं। फिर बेकार हिस्सों को बाहर निकालने का वक्त आया। इंसानी चमड़ी, स्किन, शरीर का वो हिस्सा है जो बाहरी दुनिया के संपर्क में सबसे ज्यादा रहता है, जिसका मतलब था कि ये गंदगी से भरी थी। जमीन पर पड़े ध्रुव का शरीर अचानक फट गया। उसकी पूरी पुरानी चमड़ी फटकर अलग हो गई। अब सिर्फ खून से लथपथ एक इंसान जैसा आकार बचा था। अब तो जानलेवा खेल शुरू हो चुका था। ध्रुव का दिमाग अभी भी ठिकाने पर था। इतने भयानक दर्द के बावजूद ना तो वो बेहोश हुआ और ना ही उसका ध्यान भटका। यिन शरीर सक्रिय हो गया और एक विशाल काले भंवर ने उसकी उस हालत को घेर लिया। उसके अंदर जमा ऊर्जा अभी भी मौजूद थी और शरीर के बाकी बेकार हिस्सों को ढूंढ रही थी। लेकिन जब उसे और कुछ बेकार नहीं मिला तो वो जमने लगी। ध्रुव उस काले भंवर के बीच में था। वो ऊर्जा से भरा हुआ था और उसका शरीर चुंबक की तरह और ज्यादा ताकत खींच रहा था। वो ऊर्जा अब ठोस होने लगी और गायब हुए हिस्सों को फिर से बनाने लगी। हड्डियों का ढांचा फिर से बना, लेकिन इस बार ये धूसर रंग का था जिस पर गहरे रंग के निशान थे। फिर अंगों और नसों का समय आया। अंधेरे में भी उसके अंग चमकते हुए लग रहे थे और खून की नसें अब पहले से ज्यादा मोटी और पारदर्शी हो गई थीं। उसका शरीर और मांसपेशियां फिर से बनी। वे अब ज्यादा मजबूत और ठोस थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ मांस की नहीं बनी है। उसका बिना चमड़ी वाला शरीर अब ठोस हो गया और घाव भरने लगे। ध्रुव की नई चमड़ी उगने लगी। ये एकदम सफेद और चिकनी थी। उस पर एक भी छेद या दाग नहीं था। वो एकदम परफेक्ट थी। उसकी छाती पर 2 काले टैटू उभर आए, एक चमगादड़ जिसके 2 जोड़ी पंख थे और एक पैंथर, तेंदुआ। वे उसके नए शरीर पर ऐसे घूम रहे थी जैसे जिंदा हों। आखिर में ध्रुव के दिल के चारों ओर एक काली झिल्ली बन गई। जैसे जैसे भंवर ऊर्जा को सोखता गया, एक काला तरल उस झिल्ली को भरने लगा, जिससे ध्रुव का दिल उस ठंडे पदार्थ में डूब गया। भंवर कुछ मिनटों तक घूमता रहा, जिससे सोखी गई ऊर्जा ध्रुव के शरीर के हर हिस्से में जम गई और उसे मजबूत बना दिया। फिर वो भंवर गायब हो गया। ध्रुव बिना कपड़ों के फर्श पर पड़ा रह गया। उसके चारों ओर उसके पुराने शरीर की गंदगी फैली हुई थी। ध्रुव को अपने अंदर बेहिसाब ताकत महसूस हो रही थी, लेकिन इस दर्दनाक प्रक्रिया ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। सोने से पहले उसके दिमाग में बस एक ही आखिरी ख्याल आया, 4थी रैंक का शरीर। ध्रुव को जागने में 3 दिन लग गए। इस दौरान न केवल उसका दिमाग बुरी तरह थका हुआ था, बल्कि उसके नए शरीर को सेट होने के लिए वक्त चाहिए था। आखिरकार ये पूरी तरह से एक नया शरीर था, सिर्फ सफाई नहीं हुई थी। वो बहुत ही भयानक था। अपने चारों ओर अपने पुराने शरीर के टुकड़े और गंदगी देखते हुए ध्रुव ने सोचा, मेरे बालों में भी पुरानी चमड़ी के टुकड़े फंसे हैं। मुझे अपने नए शरीर को देखने से पहले नहाना होगा। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसने अपनी नई ताकत के कुछ बदलावों पर गौर किया। वाह, मुझे कितना हल्का महसूस हो रहा है, और ये सारी ताकत कहाँ से आ रही है जो मेरे अंदर दौड़ रही है। उसका शरीर अब मांस और ऊर्जा से बना था। मांस का हिस्सा अब बहुत कम मायने रखता था, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसका वजन कम महसूस हो रहा था। मेरे शरीर की हर चीज ऊर्जा के साथ मिल गई है, इसलिए ये आम बात है कि मैं इतना ताकतवर महसूस कर रहा हूं। फिर अपने आप उसका हाथ उसकी छाती की ओर गया। दिल के ऊपर बनी झिल्ली की वजह से उसकी धड़कन धीमी थी, लेकिन उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। मेरे दिल के चारों ओर का वो तरल पदार्थ अंधकार तत्व की तरल ऊर्जा होनी चाहिए। लगता है मेरे नए शरीर की असली ताकत जगाने के लिए मुझे उस ऊर्जा को अपने खून में मिलाना होगा।
जब कोई शरीर चौथे लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके भीतर की ऊर्जा तरल बन जाती है और उसे बहुत ज्यादा शक्ति देती है। मैं इसे आजमाने के लिए बेताब हूं, लेकिन पहले मुझे सब कुछ साफ कर लेना चाहिए और अपनी ताकत को स्थिर होने देना चाहिए। ध्रुव ने अपने पुराने शरीर की गंदगी धोने के लिए काफी देर तक स्नान किया। फिर उसने फर्श पर पड़ी सारी गंदगी को एक बड़ी बाल्टी में जमा किया और काले धुएं का इस्तेमाल करके उसका नामो निशान मिटा दिया। कमरे में केवल खून की गंध बची थी, लेकिन कुछ समय में वो भी चली जाएगी। मैं बहुत आज़ाद महसूस कर रहा हूं, ध्रुव ने अपने शरीर को देखते हुए सोचा। वो अब भी नग्न था और अपनी चमड़ी के हर हिस्से को ध्यान से देख रहा था। बाहर से देखने में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था, बस उसकी त्वचा थोड़ी ज्यादा साफ थी और मांसपेशियां ज्यादा कसी हुई थीं। इसके अलावा वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वो तीसरे रैंक में था। असली बदलाव अंदर हुए हैं। ध्रुव ने अपनी स्पेस रिंग से एक नक्काशीदार हथियार निकाला। ये एक सफ़ेद तलवार थी, जिसकी ताकत पहले दर्जे के निचले स्तर की थी। ध्रुव ने अपनी मुट्ठी भींची और तलवार पर दबाव डाला, और तलवार तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गई। अब मैं पक्का चौथे दर्जे के राक्षस के हमले से बच सकता हूं। अरे हाँ, मुझे खाना खाए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और फिर भी मुझे भूख नहीं लग रही। ऐसा लगता है जैसे मैं सचमुच इंसानी दुनिया से दूर होता जा रहा हूं। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 दिन लगे थे। तीसरे दर्जे का शरीर लंबे समय तक भूखा रह सकता था, लेकिन भूख का एहसास तो होता ही था। लेकिन अब अपने नए शरीर के साथ ध्रुव को भूख या प्यास जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी पेट भरकर खाना खाया हो। हीरो रैंक सच में कितनी अलग होती है, और ये तो मेरे शरीर की पूरी ताकत भी नहीं है। ध्रुव का शरीर न केवल मजबूत था, बल्कि उसके पास एक ऐसी खास क्षमता भी थी जो उसे और भी खतरनाक बनाती थी। हालांकि अभी वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता था। जैसे जैसे उसका डेंटियन बेहतर होता जाएगा, शरीर धीरे धीरे चौथे लेवल के शिखर पर पहुंच जाएगा। लेकिन उससे आगे, यानी 5वें रैंक तक पहुंचने के लिए उसे 5वें रैंक की शरीर पोषण तकनीक की जरूरत होगी। 5वां स्थान तो बहुत दूर है। मुझे बस अपने उन 2 शक्ति केंद्रों पर ध्यान देना चाहिए जो अभी भी दूसरे स्थान पर है। ठीक है, मेरे डेंटियन पर लगी पाबंदियां हट जानी चाहिए। अभी दिन का समय था, लेकिन उसकी डार्क वर्टेक्स कल्टीवेशन तकनीक में यिन शरीर की तरह कोई रोक-टोक नहीं थी। बस दिन में साधना थोड़ी धीमी होती थी। ध्रुव साफ किए हुए फर्श पर बैठ गया और अपनी कमर पर जुड़े हुए हाथों के बीच एक भंवर जैसा आकार बना लिया। भंवर ने अंधकार तत्व की ऊर्जा को सोखा और उसे डेंटियन के अंदर भेज दिया। ध्रुव को हैरानी हुई कि कुछ ही घंटों बाद उसमें फैलाव के संकेत दिखने लगे। कमाल है, सारी रुकावटें हट गई हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस वाकई आसान हो गया है। अब मुझे तीसरे रैंक के पक्के चरण तक कोई बाधा महसूस नहीं होनी चाहिए। साधना रोकते हुए ध्रुव मन ही मन खुश हुआ। उसका शरीर अभी अभी बना था, इसलिए वो पूरी तरह से ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उसे कुछ दिन आराम देना चाहता था। अब मैं उस मरे हुए गिरगिट की हड्डियों को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाऊंगा। ध्रुव ने 30 से ज़्यादा हड्डियां और उतनी ही खाली बाल्टियां निकालीं। पिछले 1 साल में उसके पास इतना पैसा हो गया था कि वो बिना किसी परेशानी के रैंक 4 का सामान खरीद सकता था। इसके अलावा चूंकि वो चौथे दर्जे के जादुई जानवरों का शिकार कर रहा था, इसलिए उसे छूट भी अच्छी मिल जाती थी। उसने ये सब जमाखोरी इसलिए की थी ताकि वो अपने बड़े पलायन यानी ग्रैंड एस्केप के लिए तैयार रह सके। इस दुनिया में पूरे उत्तरा राष्ट्र में इतनी तरह के सामान वाला बाजार बहुत कम था। ऐसा बाजार केवल शाही शहर में ही था। ध्रुव नहीं चाहता था कि जब वो भाग निकले तो उसके पास सामान की कमी हो जाए और उसे हर एक चीज के लिए खुद शिकार करना पड़े। ध्रुव ने एक बाल्टी को अपने हाथ के नीचे रखा और लापरवाही से अपनी सफेद कृपाण से अपनी कलाई पर वार किया। टन! तलवार उसकी कलाई पर लगी, लेकिन केवल धातु से धातु टकराने जैसी आवाज गूंजी। कोई घाव नहीं हुआ। मैं भूल गया था कि अब मैं इतनी आसानी से खुद को चोट नहीं पहुंचा सकता। एक पल के लिए हैरान रहने के बाद ध्रुव ने सोचा। उसने कृपाण की धार को अपनी कलाई पर गड़ाया और जोर से खींचा। इस बार उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी, इसलिए जाहिर था कि उसकी त्वचा पर काफी गहरा घाव हो गया। हालांकि बाल्टी में खून की सिर्फ 1 बूंद गिरने की देर थी कि घाव अपने आप भर गया। वहां पहले के घाव का कोई निशान तक नहीं बचा। बस खुला रह! ध्रुव मन ही मन चिल्लाया और अपनी तलवार से खुद पर एक और जोरदार वार किया। उसके फैले हुए हाथ के नीचे रखी बाल्टी में बस 1 बूंद टपकी।
बाल्टी अभी आधी ही भरी थी, लेकिन इतना खून जमा करने के लिए ध्रुव को पूरा दिन अपनी कलाई काटनी पड़ी थी। हमेशा की तरह बूंद गिरने के तुरंत बाद घाव अपने आप भर गया। धत तिरी की! ध्रुव का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में अपने कंधे से लेकर हथेली तक एक लंबा और गहरा चीरा लगा दिया। घाव गहरा था और उससे खून की कई धारें बह निकली, लेकिन बाल्टी का बस थोड़ा सा हिस्सा भरते ही घाव फिर से भर गया और खून बहना बंद हो गया।
मुझे बस सही वक्त और उत्तरादेश के बाहर की दुनिया की जानकारी चाहिए। ध्रुव को इस महाद्वीप के बाकी देशों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इतनी कम जानकारी के साथ भागना जोखिम भरा था। उसे दूसरे देशों के राजनीतिक हालात का बिल्कुल पता नहीं था, इसलिए वो तय नहीं कर पा रहा था कि उसे भागकर जाना कहाँ है। मुझे लगता है कि अब फौजियों को बेवकूफ़ बनाने का खेल बंद करने का वक्त आ गया है। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन फैसला कर लिया। ध्रुव ने कर्ट के ग्रुप के साथ फिर से शिकार करना शुरू कर दिया। वो अपनी नई ताकत को आजमाने के लिए बेताब था, लेकिन उसने अपनी असलियत छिपाकर रखने का फैसला किया। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसके पास अभी भी तीसरे लेवल का शरीर है। उसने ऐसा सिर्फ अपनी असली ताकत छिपाने और सामान जमा करने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए भी किया ताकि वो ग्रुप में सबसे कमज़ोर दिखे। ध्रुव ये बात अच्छी तरह जानता था कि लोग अक्सर उनके सामने ज़्यादा खुलकर बात करते हैं जिन्हें वे अपने से कमज़ोर समझते हैं। उसने इसी बात का फ़ायदा उठाकर कीमती जानकारी जुटाने का प्लान बनाया। कर्ट के ग्रुप का एक नियम था कि हर सफल शिकार के बाद वे गिल्ड के मुख्य हॉल में बैठकर शराब पीते थे। ध्रुव ठीक इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो जानबूझकर ज़्यादा शराब पीने लगा। ये शराब खास तौर पर साधकों, कल्टीवेटर्स के लिए बनाई गई थी, जिसका मतलब था कि इससे उन्हें नशा हो सकता था। चूंकि ध्रुव तीसरे लेवल का शरीर होने का नाटक कर रहा था, इसलिए उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ जग पीने के बाद ही उसे नशा चढ़ गया हो। फिर उसने ग्रुप के बाकी लोगों से मासूमियत से सवाल पूछना शुरू किया। कर्ट तो सिर्फ एक शिकारी था, लेकिन बाकी 5 लोग गिल्ड के बाहर दूसरे काम भी करते थे। उनमें से कई शाही सेना में थे। सैनिक होने के नाते ये नामुमकिन था कि उन्हें देश की सीमाओं और दुश्मन देशों की राजनीति के बारे में पता न हो। लेकिन मेरा मतलब है, हिचकी, ये महान सिस्टम बहुत पाबंदियों वाला है। ये तो हो ही नहीं सकता कि बाकी देशों में भी एकदम ऐसा ही सिस्टम हो। नशे में होने का नाटक करते हुए ध्रुव जोर से चिल्लाया और हॉल की दीवारों के पास खड़े नौकरों की तरफ अपना खाली घड़ा लहराया। हा, वैंस फिर से टल्ली हो गया। मैंने कहा था ना कि मैं सबको पियक्कड़ बना सकता हूँ। न्यूटन, इस बात पर इतना मत इतराओ। ये लड़का 20 साल का भी नहीं है और अभी से तुम्हारी बराबर पीने की कोशिश कर रहा है। तुम लोगों पर बहुत बुरा असर डाल रहे हो। अरे उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है? हो सकता है अगले शिकार पर अचानक कोई जानवर आ जाए और हम सब मारे जाएं। मेरी राय में जब मरने का खतरा हो तो ज़्यादा सावधान रहो और जब खतरा ना हो तो जी भर के पियो। न्यूटन और एला हमेशा की तरह बहस करने लगे, जबकि उनके जग लगातार भरे जा रहे थे। हमारे महाद्वीप में अलग अलग तरह के राजनीतिक सिस्टम है। मुझे पता है कि एक देश ऐसा है जहां सत्ता कई आज़ाद गुटों में बटी हुई है, जिन्हें पंथ कहते हैं। वे अकादमी के एक बड़े रूप की तरह हैं, लेकिन उनमें खानदान या परिवार का कोई बंधन नहीं है। एडा ने ध्रुव के सवाल का जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर न्यूटन की आंखें चमक उठी और वो भी बातचीत में कूद पड़ा। मैंने भी इसके बारे में सुना था। उसका नाम क्या था? हाँ, सही कहा, पापराल देश। मैंने सुना है कि वहाँ के साधक गुफाओं में रहते हैं, जहाँ वे खुद को दुनिया से काटकर पूरे साल रहते हैं। मेरी राय में वे बिल्कुल जंगली हैं। जब घर में रह सकते हो तो गुफा में रहने का क्या मतलब है? विग भी बोल पड़ा और अपनी नाराज़गी जताई। वे जंगली लोग हमारे महाद्वीप के 3 सबसे ताकतवर देशों में से एक हैं। उन्हें कमज़ोर समझना बेवकूफ़ी होगी, हेज़ल ने उसे समझाया। हिचकी, क्या देशों की कोई रैंकिंग भी है? ध्रुव ने हिचकी आने का नाटक करते हुए पूछा। हाँ, तुम कह सकते हो कि हमारे महाद्वीप पर 3 बड़े देशों का राज है। हमारा उत्तरा देश दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है और यह ज़मीन के दक्षिणी हिस्से में है, इसीलिए राजधानी उत्तर में है। दक्षिणी सीमा पर केवल समुद्र है। महाद्वीप के दूसरी तरफ पापराल देश है, जो भी दूसरे या तीसरे नंबर पर है। उनकी ताकत हमारे देश के बराबर है, लेकिन वे हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। तो दक्षिण में उत्तरा देश और दूसरी तरफ पापराल देश, और बीच वाले इलाके का क्या? हिचकी। ध्रुव लगभग भूल ही गया था कि वो नशे में होने का नाटक कर रहा है। उसने सवाल पूछने के बाद जानबूझकर हिचकी ली। इस बार भी एडा ने ही जवाब दिया। महाद्वीप के एकदम बीच में शांडल साम्राज्य है, जो हमारी ज़मीन का सबसे ताकतवर देश है। वे पूरी तरह फौज और ताकत पर चलने वाला देश है, जहां एक आम साधक भी तीसरे लेवल की शारीरिक तकनीक सीख सकता है। अगर उत्तरा और पापराल देश मिलकर उसे ना रोकते तो वे अब तक पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर चुके होते। दूसरे देशों के बारे में क्या? वे या तो इन तीनों देशों के गुलाम हैं या कमज़ोर साथी। शांडल साम्राज्य आमतौर पर अपने जीते हुए देशों के लोगों को गुलाम बनाकर रखता है। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था युद्ध पर टिकी है। हाँ, कुछ वीरान इलाके भी हैं जहां जादुई जानवरों ने इंसानों का सफाया कर दिया है, लेकिन वे आबादी वाले इलाकों के मुकाबले बहुत कम है। उनकी बातचीत पूरी रात चलती रही, जिसके बाद उन्होंने अपने अपने घर जाने का फैसला किया। ध्रुव ने अपने घर जाते वक्त थोड़ा लड़खड़ाने का नाटक किया, लेकिन अपने कमरे में घुसते ही उसका चेहरा एकदम सामान्य और गंभीर हो गया। ये काफ़ी परेशानी वाली बात है, उसने सोचा, और रक्त सोखने वाली तकनीक के आखिरी इस्तेमाल से जमा हुई ऊर्जा को हवा में बिखेर दिया।
उसका यिन शरीर पूरा हो चुका था। अब वो बाहर की ऊर्जा नहीं सोख सकता था, वो बस अपने डेंटियन द्वारा शरीर को धीरे धीरे अगले लेवल तक पहुंचाने का इंतजार कर सकता था। जहां तक उसके खून में मिली शराब की बात थी, उसके नए शरीर की रिकवरी पावर इतनी जबरदस्त थी कि जैसे ही ध्रुव ने शराब पी, उसके शरीर ने उसे जहर मानकर बाहर निकाल दिया। उसकी शरीर पोषण विधि की सबसे बड़ी खूबी ही रिकवरी थी। भला शराब उस पर ज्यादा देर तक कैसे असर कर सकती थी? क्या मुझे अच्छी शराब की खुशबू आ रही है? ध्रुव के शरीर से निकल रही शराब की महक से आइवर की नींद खुल गई। इस महाद्वीप के 3 बड़े देशों के अलावा तुम इसके बारे में क्या जानते हो? ध्रुव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी तलवार की नोक से कमरे के फर्श पर एक साधारण नक्शा बनाया। ये बस एक बड़ा अंडाकार था जिस पर 3 निशान थे, 2 इसके किनारों पर और एक बीच में। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा महाद्वीप इतना सीधा साधा नहीं है। अरे बूढ़े, मुझे कुछ काम की बात बताओ। देखते हैं। आइवर ने अपना चाकू निकाला और उस अंडाकार आकृति के चारों ओर एक दूसरी आकृति बनाई। ये हमारे महाद्वीप की असली तटरेखा के करीब होनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं अपने आलीशान घर में पढ़ाई करता था। ध्रुव ने उस नक्शे को अपने दिमाग में छाप लिया और सिर हिलाया। ये काफी बड़ा है। 3 बड़े देश इसके आधे हिस्से पर ही कब्जा रखते हैं। बाकी आधा हिस्सा कमजोर देशों, बंजर जमीनों और बड़े खतरनाक इलाकों में बटा हुआ है। तुम असल में जानना क्या चाहते हो? आइवर में सिर उठाकर अपने शिष्य की ओर देखते हुए और अपने घड़े से घूंट भरते हुए पूछा। हर इलाके के भूगोल और राजनीति के बारे में तुम्हें जो कुछ भी याद हो। ध्रुव ने अपना सिर नहीं उठाया और नक्शे को गौर से देखता रहा। बड़े खतरनाक इलाकों में जाना ही सबसे सही रास्ता होगा। दिक्कत यह है कि वहां मौजूद जादुई जानवरों ने किसी वजह से सभी इंसानों को मार डाला है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वहां रैंक 5 के जानवर मौजूद हों। जादुई जानवरों की पढ़ाई करने की वजह से ध्रुव को महाद्वीप की बनावट का थोड़ा अंदाजा था। फिर भी उसके पास वहां जाकर बसने के लिए अभी उतनी ताकत नहीं थी। खतरा बहुत ज्यादा था। जहां तक बाकी 2 बड़े देशों की बात है, उनसे भी बचना ही बेहतर था। अगर वे दोनों भी राज परिवार की तरह उसका फायदा उठाने की कोशिश करें तो उसे हैरानी नहीं होगी। मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहां का कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई हो, जहां कोई पक्की सरकार ना हो और मेरे बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल हो। आइवर ने अपने पास मौजूद टूटी-पुटी जानकारी बताना शुरू कर दिया। उसने जो कुछ कहा वो ज्यादातर उन अजीब जगहों के बारे में था जहां दुर्लभ जादुई जानवर पाए गए थे, और उसने उन्हें नक्शे पर निशान लगा दिए। धीरे धीरे निशानों की संख्या बढ़ती गई। हालांकि ध्रुव के लिए ये जानकारी बस काम चलाऊ थी। उसे अभी भी कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल पा रही थी जहां वो अपना विकास कर सके। फिर आइवर ने आखिरकार कुछ ऐसा कहा जिसमें उसे दिलचस्पी आई। 3 बड़े देशों के चारों ओर तबाह हो चुके देश हैं। नेरेरे देश भी उनमें से एक है, लेकिन इसकी तबाही का कारण मुझे नहीं पता। खासकर पापराल देश और शांडिल साम्राज्य के बीच के इलाकों में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां साधक अपने छोटे छोटे कबीले बना सकते हैं और जिंदा रहने के लिए लड़ते रहते हैं। जैसा कि तुम समझ सकते हो, इन कबीलों की ताकत इतनी ज्यादा नहीं है, वरना इन्हें आसपास के बड़े देशों में मिला लिया जाता। उन शब्दों को सुनकर ध्रुव गहरी सोच में डूब गया। बिना किसी पक्के राजा वाले इलाके, ये एकदम सही लगता है, लेकिन वे कितनी दूर हैं? मैं उन तक कैसे पहुंचूं? मैं शैंडल साम्राज्य को बिना किसी की नज़र में आए कैसे पार करूं? ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और नक्शे को फर्श पर पटककर उसके सारे निशान मिटाने की कोशिश की। मुझे अभी तक अपनी असली लड़ने की ताकत यानी कॉम्बैट स्ट्रेंथ का भी पता नहीं है। मुझे इसे परखने का कोई तरीका सोचना होगा। ध्रुव शिकारियों के संघ के अंदर खड़ा था और अलग अलग शिकार वाले इलाकों की जानकारी देने वाले बोर्ड को ध्यान से देख रहा था। अब मैं लगभग कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे कोई ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां ज्यादा लोगों की नजर न पड़े। वो एक ऐसे खतरनाक इलाके की तलाश में था जहां चौथे दर्जे के जादुई जानवरों की संख्या कम हो। वो अपनी असली ताकत परखने के लिए अकेले ही चौथे दर्जे के जानवर से लड़ना चाहता था। मुझे एक ऐसा विकल्प चुनना होगा जिसके लिए मेरे पास सही बहाना हो। गिल्ड के अंदर मेरा नाम काफी मशहूर हो चुका है। अगर मैं अकेले किसी खतरनाक इलाके में घुसूंगा तो सबकी नज़र मुझ पर पड़ेगी। उसका ध्यान अलग अलग बोर्ड्स पर भटकता रहा जब तक उसे वो नहीं मिल गया जो उसे चाहिए था। बेयर डंजन में खुदाई करने वाले कीड़ों की हलचल देखी गई है। निचले इलाकों में 100 से ज़्यादा रैंक 3 जानवरों के बीच केवल एक रैंक 4 का जानवर मिला है। ये काम कर सकता है। बेयर डंजन पुराने शाही परिवार की जेल हुआ करती थी।
एल्बास परिवार के गद्दी पर बैठने के बाद उस इमारत को छोड़ दिया गया और धीरे धीरे जादुई जानवरों ने उसे अपना घर बना लिया। हालांकि वहां ऊर्जा यानी ब्रेथ बहुत कम थी, इसीलिए वहां रहने वाले जानवरों में से किसी एक को चौथे दर्जे तक पहुंचने में 2000 साल से ज्यादा का समय लग गया। जहां तक सवाल है कि ध्रुव ने उस जगह को क्यों चुना, तो इसका कारण वहां रहने वाले जादुई जानवर थे। खुदाई करने वाले कीड़ों का शरीर लंबा और मजबूत होता था और उनके मुंह में नुकीले दांतों की 3 गोल कतारें होती थीं। वे कोई बहुत ज्यादा ताकतवर जानवर नहीं थे। उनकी लड़ने की क्षमता कम थी क्योंकि उनके हमले के तरीके बहुत सीधे साधे थे। वे केवल अपने शरीर की ताकत पर निर्भर थे और उनके पास कोई खास जादुई तकनीक नहीं थी। साथ ही उनके मरे हुए शरीर की कीमत भी बहुत कम थी। सिर्फ उनके दांत थोड़े कीमती थे, लेकिन उसके अलावा उनसे कोई खास काम का सामान नहीं मिलता था। फिर भी उनमें एक ऐसी खूबी थी जिसे ध्रुव बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। जादुई जानवरों में उनके शरीर में सबसे ज्यादा खून होता था। कर्ट और बाकी लोग यही सोचेंगे कि मैं शिकार के बीच के खाली समय में ऐसी जगह जाकर अपनी कमाई बढ़ाना चाहता हूं जहां भीड़ कम हो। रैंक 3 के कीड़े केवल 15 क्रेडिट के होते हैं। कोई भी शिकारी रैंक 4 के जानवर से टकराने के जोखिम के लिए वहां जाने को तैयार नहीं होगा। भले ही कीड़े कमजोर थे, लेकिन वहां मौजूद एक चौथे दर्जे के कीड़े की वजह से बेयर डंजन एक खतरनाक इलाका माना जाता था। अगर शिकारी रैंक 3 के शव जमा करने के लिए जोखिम उठाना भी चाहते, तो वे किसी ऐसी जगह जाते जहां जानवरों की कीमत ज्यादा होती, जैसा कि ध्रुव ने मेलो फॉरेस्ट के साथ किया था। असल में उस इलाके में शिकार करने के लिए किसी ने भी अपना नाम नहीं लिखवाया था। कीड़े खोदना ही सही काम है, ध्रुव ने फैसला किया और बेयर डंजन नाम के आगे अपना निशान लगा दिया। इसी बीच अकादमी के रसायन शास्त्र विभाग के अंदर डैनियल अपनी आंखें बंद करके अपने सामने रखे कड़ाहे का तापमान कंट्रोल कर रहा था। इसके नीचे जल रही आग एक खास तकनीक से जलाई गई थी, जिसमें रसायन बनाने की प्रक्रिया पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए साधक की ऊर्जा को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। डैनियल अपनी जन्मजात प्रतिभा के कारण इस काम में हमेशा से होशियार था, लेकिन ऐसी महारत हासिल करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उसके साथियों की नज़र में वो हमेशा से ही एक आदर्श साधक रहा था। उसका परिवार बहुत अमीर था और देश के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक था। वे उसे किसी भी तरह का संसाधन या तकनीक दे सकते थे। आखिर प्रकाश तत्व के साधक को पालने पोसने में बहुत पैसा लगता है। उसका बर्ताव विनम्र और सलीकेदार था। वो हर अमीर घराने में पसंद किया जाता था। अकादमी में कई युवा वारिस पहले ही उसके प्रति अपनी वफादारी की कसम खा चुके थे। उसका टैलेंट भी कमाल का था। न केवल उसमें एक दुर्लभ हुनर था, बल्कि उसकी उम्र के हिसाब से उसकी शक्ति का लेवल भी बहुत ऊंचा था। वो केवल 23 साल का था, लेकिन उसका डैंटियन ऊर्जा केंद्र दूसरे रैंक के गैसीय चरण के शिखर पर पहुंच रहा था। उसकी चेतना का सागर हाल ही में दूसरे रैंक को पार कर चुका था, जिससे वो उत्तरा देश के सबसे कम उम्र के रैंक 2 के जादूगरों में से एक बन गया था। साथ ही उसका शरीर भी चौथे रैंक का था। चूंकि उसका भविष्य उज्जवल था, इसलिए उदय परिवार उस पर भारी निवेश कर रहा था और उसकी ट्रेनिंग की रफ्तार बढ़ाने के लिए उसे बेस्ट सुविधाएं दे रहा था। उसके टैलेंट ने उसे देश के सबसे होनहार कीमियागरों में से एक बना दिया था, जिससे उसकी शोहरत और बढ़ गई। हालांकि उसका परिवार अकादमी में उसके रसायन शास्त्र पढ़ने के सख्त खिलाफ था। पहला कारण ये था कि साधक अंततः ताकत पर निर्भर रहते थे। जो काम युद्ध या लड़ाई से जुड़ा न हो, उसमें समय बर्बाद करना ज्यादातर कुलीन परिवारों के नियमों के खिलाफ था, खासकर अगर ऐसा करने वाला परिवार का मुख्य वारिस हो। दूसरा कारण ये था कि ये विभाग अकादमी के अंदर था, जो शाही परिवार की जगह थी। चूंकि एक आंदोलन देश में बगावत भड़काने के लिए डैनियल का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उदय परिवार नहीं चाहता था कि वो शाही परिवार से जुड़ी जगहों का इस्तेमाल करे। फिर भी हर नौजवान की अपनी मर्जी होती है। अपने परिवार के तमाम दबाव के बावजूद डैनियल फिर भी अकादमी में अपने रसायन शास्त्र के हुनर को निखारने के लिए गया। डैनियल चुपचाप आग को कंट्रोल करता रहा। विभाग के सीनियर्स के बताए तरीके से कड़ाहे का तापमान कम या ज्यादा करता रहा। लगभग 1 घंटे में उसने ऊर्जा देना बंद कर दिया और आग बुझ गई। डैनियल ने आह भरी और उम्मीद के साथ कड़ाहे का ढक्कन उठाया। कड़ाहे से बहुत सारा सफ़ेद धुआं निकला, लेकिन जब धुआं हटा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया फेल हो गई थी। लगता है कि मैं अभी भी ऊंचे लेवल की रैंक 2 की गोलियां नहीं बना सकता। मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। गोलियों और औषधियों को भी हथियारों की तरह रैंक दिया जाता था। आखिरकार डेंटियन का रैंक ही शक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। जब वो खाली कड़ाहे को निराशा से घूर रहा था, तभी उसके पीछे एक युवा सेवक आया। मालिक डैनियल, आपको एक मिशन दिया गया है। डैनियल की एक भौं ऊपर उठी और वो मुड़कर हैरानी से पूछने लगा,
ये किस बारे में है? सेवक ने झुककर जवाब दिया, माफी चाहता हूं मालिक, मैं केवल इतना ही समझ सका कि आपको उस वीरान काल कोठरी में भेजा जाएगा। डैनियल 3 बुजुर्ग साधकों के सामने अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। वे एक अंधेरे कमरे में थे, जहां तीनों बुजुर्ग एक बड़े कड़ाहे को देख रहे थे जो उनके और डैनियल के बीच रखा था। बुजुर्गों, क्या आपने मुझे बुलाया था? डैनियल ने अपने सामान्य विनम्र लहजे में पूछा। बोलते समय उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। हाँ, तुम्हें बेयर डंजन में जाकर जितने हो सके उतने खुदाई करने वाले कीड़े जमा करने होंगे। हम तुम्हें और तुम्हारे साथ आने वाले किसी भी व्यक्ति को इनाम देंगे। बुजुर्गों में से एक ने कड़ाही से अपनी नजरें हटाए बिना बात की। अगर मैं पूछ सकूं, तो क्या हम ये मिशन शिकारियों के संघ को नहीं दे सकते? एक कीमियागेर के लिए जादुई जानवरों का शिकार करना अजीब लगता है। डैनियल ने तीनों साधकों के प्रति अपना सम्मान जताने के लिए झुककर पूछा। डैनियल, ज्यादातर कीमियाई चीजों का मुख्य मसाला क्या होता है? एक अन्य बुजुर्ग ने उससे सवाल किया। डैनियल ने तुरंत जवाब दिया, जादुई जानवरों का खून। वैसे हमारे पास इसका काफी भंडार होना चाहिए। ये सही है, जादुई जानवरों का खून ही हमारे ज्यादातर उत्पादों का आधार है। और हां, हमारे पास आम कामों के लिए काफी भंडार है। फिर भी हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आम कामों से बिल्कुल हटकर है। बुजुर्ग ने अपने सामने रखे बर्तन को थपथपाया और युवक को देखकर एक उत्साहित मुस्कान दी। कड़ाहे पर खुदे हुए निशान चमक उठे और अपनी कुछ शक्ति छोड़ी, जिससे डैनियल को उस बर्तन से निकलने वाली ऊर्जा की लहर का सामना करने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। वो कड़ाहा कोई आम बर्तन नहीं था। आप इससे क्या बनाने वाले हैं? डैनियल ने हैरानी से पूछा। इस तरह की शक्तिशाली चीजों का इस्तेमाल आमतौर पर तीसरी रैंक से ऊपर की गोलियां बनाने के लिए किया जाता था। किसी गोली या औषधि का चौथे दर्जे में होना यह दिखाता है कि वो उसी दर्जे के साधकों पर असर डाल सकती है। ऐसे उत्पाद जो साधना की प्रक्रिया को तेज कर सकते थे बहुत कीमती थे, खासकर अगर वे हीरो रैंक में असरदार हों। दिलचस्पी आई। हमें रैंक 5 की औषधि बनाने का तरीका मिल गया है और जाहिर है हम इसे आजमाने के लिए बेताब हैं। रैंक 5 की औषधि? एक ऐसी औषधि जो रैंक 5 के साधकों पर काम करे? उस लेवल पर तो साधना की तकनीकें भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। डैनियल तो रैंक 5 की औषधि की कीमत की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब जब तुम जान चुके हो कि हम किस चीज से निपट रहे हैं, तो तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि इसमें कितना सामान लगेगा। हम अपने प्रयोगों के लिए विभाग के सारे काम नहीं रोक सकते, इसलिए हमें और संसाधन जुटाने होंगे। बदकिस्मती से राजधानी के बाजार में उन कीड़ों की कीमत बहुत कम है, इसलिए कोई भी शिकारी इस मिशन को तब तक नहीं लेगा जब तक हम उन्हें मोटी रकम ना दें। लेकिन नुस्खे में लिखे बाकी सामानों को जमा करने के लिए हम पहले ही बहुत सारे क्रेडिट खर्च कर चुके हैं, इसलिए हम उस गिल्ड की सेवाएं नहीं ले सकते। एक ही रास्ता है कि हम में से किसी एक को वहां भेजा जाए। एक बुजुर्ग ने अपनी हालत साफ साफ बता दी। डैनियल धीरे धीरे इस झटके से बाहर आया और उसके चेहरे पर सोच विचार का भाव आ गया। मुझे क्रेडिट की जरूरत नहीं है, कुछ देर बाद उसने कहा। हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि शाही परिवार और कुलीन परिवारों के बीच हाल की घटनाओं के कारण तुम्हारी हालत काफी कठिन है। इसीलिए तुम्हारा इनाम ये होगा कि तुम हमें 5वें दर्जे की औषधि बनाते हुए देख सकोगे। डैनियल की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके अंदर एक जंग छिड़ गई। एक तरफ रसायन शास्त्र में उसकी दिलचस्पी थी। अनुभवी उस्तादों को काम करते हुए देखने से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता। साथ ही वे जो बनाने जा रहे थे वो 5वें दर्जे की चीज थी। किसी को ऐसा नज़ारा देखने का मौका कितनी बार मिलता है। दूसरी तरफ उसके परिवार के प्रति उसकी वफादारी थी। डैनियल जानता था कि अकेडमी का ये विभाग शाही परिवार का हिस्सा था। अगर ये सीनियर सफल हो जाते तो वो चीज़ शाही परिवार के पास चली जाती। ये तो ठीक है क्योंकि मैं उन्हें रोक तो नहीं सकता, लेकिन अगर मैं खुद उन्हें ज़रूरी सामान जमा करने में मदद करूं तो मेरा परिवार क्या सोचेगा? डैनियल ने सोचा, हो सकता है कि ये राज परिवार की ओर से एक परीक्षा भी हो। वे देखना चाहते हों कि क्या मैं उनके लिए काम करूंगा और मेरी वफादारी किसके साथ है। वो फैसला लेने में जूझ रहा था। धत तेरी की, ये तो 5वें दर्जे की चीज़ है। ऐसा मौका दोबारा आने में न जाने कितने साल लग जाएं। सच्चाई ये थी कि डैनियल को कीमियागर बनना सच में पसंद था। अलग अलग चीज़ों को लेकर उन्हें आपस में मिलाकर कुछ जादुई बनाना, ये विचार उसे हमेशा खींचता था। इसीलिए उसने अपने परिवार के आदेशों को नहीं माना और इस रहस्यमयी कला को सीखने के लिए यहाँ आ गया। वो इस चीज़ के सामने सिर्फ एक अच्छा वारिस बनने की एक्टिंग नहीं कर सकता था, जिसे वो इतना पसंद करता था। कुछ पल दुविधा में रहने के बाद उसने एक आसान सा सवाल पूछने के लिए अपना मुंह खोला।
क्या मैं अपने साथ जिसे चाहूं उसे ले जा सकता ही? एक हफ्ता बीत गया। काले रंग का चोला पहने एक व्यक्ति एक सुनसान पहाड़ के नीचे पहुंचा, जहां एक छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा था। यही वो जगह होनी चाहिए। यह बहुत अजीब है, यहाँ ऊर्जा की मात्रा औसत से भी कम है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, ध्रुव था, जो अभी अभी अपनी मंजिल पर पहुंचा था। मुझे लगता है कि पुराना शाही परिवार अपने कैदियों को ऐसी जगह रखना चाहता था जहां वे अपनी चालें न चल सकें। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि अल्बास परिवार ने ऐसी अजीब जगह को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया। ध्रुव ने अपने आसपास का जायजा लिया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। ये इस पहाड़ में या फिर डंजन के नीचे कहीं होना चाहिए। शायद ये ऊर्जा के आशीर्वाद जैसे किसी अजीब खनिज पत्थर के कारण हो। उन ख्यालों को दिमाग से हटाने से पहले ही उसने फैसला कर लिया। वह वहां एक ही कारण से आया था। वह अपने नए मिले शरीर की ताकत को परखना चाहता था। मैं अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन तब तक नहीं कर सकता जब तक मुझे ये पता ना हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। साथ ही मेरे ऊर्जा के आशीर्वाद की वजह से मुझे यहाँ ऊर्जा की कमी से थकने का डर नहीं है। ये सोचकर ध्रुव पहाड़ के नीचे बनी उस गुफा में घुस गया। काल कोठरी की हालत बताने के लिए प्राचीन शब्द एकदम सही था। जैसे ही ध्रुव ने पहाड़ के नीचे बनी उस गुफा में कदम रखा, उसका सामना धूल और टूटी फूटी हालत से हुआ। लगता नहीं कि जादुई जानवर अभी ऊपर तक आए हैं, वे निचली परतों में होने चाहिए। ध्रुव ने काल कोठरी के खाली पड़े फर्श को देखते हुए सोचा। ये एक बहुत बड़ी गुफा थी, जिसमें समय की मार झेलने के बाद अब बस कुछ जंग लगी कोठरियां बची थीं। पिछले 2000 सालों में लकड़ी का फर्नीचर तो कब का खत्म हो चुका था। उस विशाल कमरे में बस लोहे या उसी तरह की कुछ बिखरी हुई चीजें ही बची थीं। ध्रुव को वहां कोई कीमती चीज नहीं मिली, इसलिए उसने नीचे के लेवल की तरफ जाना ही ठीक समझा। वह जगह अंधेरी थी और रोशनी का हर जरिया समय के साथ नष्ट हो चुका था। फिर भी ध्रुव जैसे साधकों के लिए अंधेरा कोई रुकावट नहीं था। कमरे के आखिर में ध्रुव को नीचे जाने का एक रास्ता मिला, जिसे उसने बिना किसी झिझक के पार कर लिया। यहाँ ऊर्जा कम होती जा रही है। पहली परत में उतरते समय उसने मन ही मन ये बात नोट की। हालांकि ध्रुव के सामने एक और बड़ा हॉल खुल गया, जिसमें ऊपर वाले कमरे के मुकाबले कहीं ज्यादा कोठरियां थीं। यहाँ शायद छोटे मोटे अपराधियों को रखा जाता होगा, लेकिन अजीब बात यह है कि इतने सालों बाद भी दीवारें मजबूत दिख रही हैं। इसका मतलब है कि पिछले शाही परिवार ने इसे बनाते समय वाकई बहुत अच्छा काम किया था। फिर इसे छोड़ा क्यों गया? उसे नहीं लगता था कि अल्बास परिवार बिना किसी ठोस वजह के इतनी अच्छी इमारत को छोड़ देगा। हो सकता है कि वे अपनी सारी ताकत राजधानी में रखना चाहते हों या फिर अपराधियों की कोई सेना बनाना चाहते हों। खैर, ये सोचना बेकार है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वह बस उन्हें दबा ही सकता था। कई जरूरी मामलों को हीरो रैंक के साधक संभालते थे। आम साधक तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि उन्होंने कितने राज छिपा रखे हैं। अपनी खास हालत की वजह से ध्रुव ने उनमें से कुछ बातें जान ली थीं, लेकिन वो तो बस समंदर की एक बूंद जैसा था। कौन जाने 2000 सालों के राज में कितने गुप्त काम हुए होंगे। उस परत में लगभग एक जैसे 3 कमरे थे और हर कमरे में एक रास्ता था जो जमीन में और गहराई तक जाता था। चूंकि मैं जादुई जानवरों की तलाश कर रहा हूं, इसलिए मुझे उधर जाना चाहिए जिधर ऊर्जा ज्यादा महसूस हो। ध्रुव वहां अपनी नई ताकत परखने आया था। उसे उस जगह के राज से कोई लेना देना नहीं था। वैसे भी अगर मौजूदा शाही परिवार ने इसे छोड़ दिया था, तो इसका मतलब था कि काम की सारी चीजें पहले ही लूट ली गई होंगी। ध्रुव कुछ देर तक नीचे उतरता रहा। वो 4 से ज्यादा परतें पार कर चुका था, लेकिन उसे अभी तक कोई जादुई जानवर नहीं मिला था। ये जगह आखिर कितनी गहरी है? यहाँ हवा में शायद ही कोई ऊर्जा बची हो। ये पक्का ऐसी जगह नहीं है जहाँ जादुई जानवर रहना पसंद करेंगे। जादुई जानवर ऊर्जा पर निर्भर रहते थे, इसलिए वे कुदरती तौर पर अपना घर ऐसी जगह बनाते थे जहां इसकी मात्रा ज्यादा हो। ये खुदाई करने वाले कीड़े जमीन के नीचे रहते हैं और सुरंगें बनाते हैं। भले ही वे बाकी जानवरों से कमजोर हों, फिर भी उन्हें चौथे लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। मैंने सोचा था कि 2000 सालों में यहाँ ऊर्जा जमा हुई होगी, लेकिन यहाँ तो मेरी उम्मीद से कहीं कम ऊर्जा है। आखिर वे जिंदा कैसे रहे? उस जानवर के बारे में उसे जितनी जानकारी थी, उसे याद करते हुए ध्रुव कमरे की एक दीवार के पास गया और उस पर जोर से मुक्का मारा। चट्टान सख्त थी, लेकिन ध्रुव की ताकत के आगे टिक नहीं पाई और उसके कुछ टुकड़े टूटकर गिर गए। इनके खाने का एकमात्र जरिया यही मिट्टी है जिससे ये काल कोठरी बनी है। ध्रुव ने दीवार से गिरे छोटे कंकड़ों में से एक को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। वो चट्टान भूरे रंग की थी और उसमें कुछ खास नहीं दिख रहा था। फिर ध्रुव ने अपने डेंटियन में मौजूद ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा उस चट्टान के ऊपर से गुजारा। उस ऊर्जा ने चट्टान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और हवा में गायब हो गई, लेकिन हवा में उसकी मात्रा उतनी नहीं थी जितनी ध्रुव ने छोड़ी थी। ऊर्जा का एक हिस्सा बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। अरे, ये तो ऑब्सीडियन क्रेडिट्स की खान है। साधक इन क्रेडिट्स को पैसों की तरह इस्तेमाल करते थे।
उनकी नज़र में इसकी कीमत इसलिए थी क्योंकि इसमें ऊर्जा समाई होती थी। लेकिन ये दो रूपों में मिलते थे। पहला तब जब ये पत्थर के रूप में होता था और ऊर्जा सोख रहा होता था। दूसरा जब ये क्रिस्टल बन जाता था। काफ़ी ऊर्जा सोखने के बाद ये बदल जाता था और तब साधक इसे मुद्रा की तरह इस्तेमाल करते थे। मैं समझ गया, वे इस खनिज को बढ़ने दे रहे हैं ताकि जब ये क्रिस्टल बन जाए तो इसे निकाल सकें। कीड़ों ने अपना घर बनाने के लिए ज़मीन को खाया और उसमें मौजूद ऊर्जा की वजह से विकसित हुए। हालांकि अगर ऐसा है तो रैंक 4 के एक से ज़्यादा जानवर होने चाहिए। ध्रुव ने अपने हाथ में मौजूद पत्थर को कुछ सेकंड और देखा, फिर सिर हिलाते हुए उसे वापस फर्श पर फेंक दिया। इसे छोड़ा नहीं गया है, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि राजघराने वाले हर कुछ दशकों में यहाँ आकर सफाई करते हैं और जादुई जानवरों की ऊर्जा को वापस हवा में फैला देते हैं ताकि क्रेडिट्स जल्दी बने। खैर, कम से कम अब तसल्ली है। जब तक मैं सावधान रहूं, कोई छिपा हुआ खतरा नहीं होना चाहिए। उसने पत्थर में जो ऊर्जा छोड़ी थी वो अब भूमिगत कमरे की दीवारों तक पहुंच गई। उसी पल काल कोठरी में हल्का कंपन होने लगा, मानो उसके नीचे कुछ रेंग रहा हो। ओह, वे तो काफी संवेदनशील हैं। ध्रुव इस प्रतिक्रिया से हैरान नहीं हुआ और उसने खुद को हमले के लिए तैयार कर लिया। 3, 4, 10 भी नहीं, मैं अभी भी उनके ठिकाने से बहुत दूर हूं। ध्रुव ने मिट्टी में होने वाली कंपन का हिसाब लगाते हुए मन ही मन गिनती की और अपनी दिमागी ताकत से पूरे कमरे पर नजर रखी। तभी जमीन फटी और उसमें से 4 मीटर लंबा और 1 मीटर मोटा कीड़ा निकला। वो कीड़ा तीसरी रैंक का था। उसकी चमड़ी लाल भूरी थी और उसके मुंह में दांतों की 3 गोल कतारें थीं। उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, फिर भी वो सीधे खड़े हुए ध्रुव पर झपटा। आखिरकार। हालांकि ध्रुव ना तो अपनी जगह से हिला और ना ही उसने अपनी तलवारें निकालीं। जैसे ही कीड़ा उसके पास पहुंचा, ध्रुव का हाथ बिजली की तेजी से बढ़ा। उसने कीड़े के मुंह को कसकर पकड़ लिया और उसे जोर से दबा दिया। एक तीसरे रैंक के राक्षस को एक ही हाथ से रोक दिया गया। तीसरे रैंक का वो कीड़ा ध्रुव की पकड़ से छूटने के लिए तड़पने लगा, लेकिन सब बेकार। हाथ लोहे जैसा मजबूत था, उंगलियां शक्तिशाली थीं। जानवर का मांस उन उंगलियों के दबाव को झेल नहीं सकता। कीड़े के मुंह से खून बहने लगा और वो चीखने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर उसका मुकाबला चौथे रैंक के शरीर से था। ध्रुव चुपचाप देखता रहा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उस जानवर के सिर का कचूमर निकाल दिया। एक ही बार में, बिना किसी तकनीक का इस्तेमाल किए, तीसरे रैंक के एक राक्षस को मार गिराया गया। ये अपने शरीर की ताकत देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी सोच में तभी बाधा पड़ी जब 2 और कीड़े जमीन से बाहर निकले और उस पर कूद पड़े। ध्रुव ने शैडो स्टेप्स तकनीक शुरू की और उनमें से एक की तरफ तेजी से बढ़ा। उसके पैर के नीचे एक छोटा सा काला घेरा बना, लेकिन ध्रुव की रफ्तार के पीछे इतनी ताकत थी कि वो घेरा चकनाचूर हो गया। अब जब उसके पास रैंक 4 का शरीर है तो रैंक 0 की तकनीक उसकी रफ्तार क्या बढ़ाएगी। फिर भी ध्रुव अपनी जिंदगी में कभी इतना तेज नहीं दौड़ा था। वो हवा में ही उस कीड़े तक पहुंचा और सीधे उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। ध्रुव की मुट्ठी उस जानवर की दांतों की कतारों से टकराई, दांत टूटकर बिखर गए और मुक्का उसके शरीर को भेदता हुआ अंदर घुस गया। दांत केवल उसकी त्वचा को हल्का सा खरोच पाए। फिर दूसरा जानवर उसके पास पहुंचा, लेकिन ध्रुव ने अपनी खाली कोहनी से उस पर जोरदार वार किया। कोहनी उसके सिर पर किसी हथौड़े की तरह लगी, रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरती हुई आगे बढ़ी। दांत और खून हर दिशा में उड़ गए और वो जानवर कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। फिर ध्रुव ने अपनी बाह पर लटके हुए जानवर की ओर मुड़कर उसे एक और जोरदार घूसा मारा। उसका सिर पूरी तरह पिचक गया और वो उसी वार में मर गया। उसने केवल अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल करके 4 चालों में 3 रैंक 3 के जादुई राक्षसों को मार डाला। मैंने इसी के लिए इतनी मेहनत की थी। जमीन पर पड़े शव को देखते हुए उसने सोचा। बाकी बचे 5 कीड़े जमीन से बाहर निकले और सावधानी से ध्रुव को घेर लिया। उनका दिमाग कम था, लेकिन फिर भी वे समझ गए थे कि उनका दुश्मन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। बदकिस्मती से उनकी भूख बहुत ज्यादा थी। उन्हें जिंदा रहने के लिए आसपास से ही खाना मिलता था। वे केवल अपने ही साथियों को खा सकते थे। उनके लिए एक इंसान बहुत ही लजीज शिकार था। हालांकि ध्रुव उनके हमले का इंतजार नहीं करने वाला था। वो सीधे उनमें से एक की ओर कूद पड़ा। उसकी रफ्तार कमाल की थी। वो पलक झपकते ही एक कीड़े के सामने पहुंचा और उसके शरीर के बीच में एक जोरदार लात मारी। चमड़ी फटने पर कीड़ा चीख उठा, फिर भी वो जिंदा बच गया। हालांकि ध्रुव ने ऐसा जानबूझकर किया था। वो जानता था कि इस तरह के जानवरों की कमजोरी उनका सिर होता है, जहां उनका मुंह होता है। फिर भी वो ये देखना चाहता था कि अगर वो शरीर के किसी और हिस्से पर वार करे तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। नतीजे से वो काफी खुश था।
वो जानवर तुरंत नहीं मरा, लेकिन एक साधारण सी लात से उसका शरीर लगभग 2 टुकड़ों में बट गया था। बाकी कीड़ों ने इसे हमले का इशारा समझा। वे 4 अलग-अलग दिशाओं से ध्रुव पर झपटे। उनके मुंह से टपकती लार हवा में लकीरें बना रही थी। ध्रुव ने अपने नीचे पड़े जानवर के सिर पर पैर पटका और आगे बढ़ गया। उसकी मुट्ठियां 2 जानवरों की ओर बढ़ीं, जबकि उसका घुटना तीसरे से टकराया। जहां तक आखिरी कीड़े की बात है, उसके पास इसके लिए बेहतर प्लान था, इसलिए उसने उसके हमले से खुद को बचा लिया। कुछ ही पलों में तीसरे रैंक के 4 और जादुई जानवर मारे गए। आखिरकार मुझे कुछ असली ताकत मिली है। जमीन पर मरे हुए जानवरों को देखकर वो मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। ये तीसरे रैंक के जादुई जानवर थे। मेरा पहला दुश्मन मैंने केसियर रून के अचानक हमले की बदौलत मारा था, और अब मैं बिना किसी तकनीक के इन्हें मसल सकता हूं। यही वो ताकत है जिसकी मुझे लंबे समय से चाहत थी। वीरों की श्रेणी की शक्ति। ध्रुव ने बचे हुए आखिरी जानवर की ओर देखा। कीड़ा बुरी तरह डर गया और जमीन खोदकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ध्रुव ने अपनी सारी दिमागी ताकत उसी पर फोकस कर दी। वो जानवर अब हिल भी नहीं सकता था। ध्रुव का मानसिक दबाव उसके लिए बहुत भारी था। मुझे अभी भी तुम्हारी कुछ जरूरत है। मुझे इसे आजमा लेना चाहिए। ऊर्जा की कुछ बूंदें ही इसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए काफी होंगी। उसके दिल के चारों ओर की झिल्ली सिकुड़ गई और उसमें जमा ऊर्जा की कुछ बूंदें उसके खून में मिल गईं। ध्रुव ने तुरंत अपने अंदर एक भयानक ताकत का बहाव महसूस किया। उसकी खून की नसें काली पड़ गईं और उसकी त्वचा के नीचे साफ दिखने लगीं। जब उस जानवर ने ध्रुव का ये रूप देखा तो ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी त्वचा पर धड़कते हुए काले कीड़े रेंग रहे हों। कीड़ों के दांतों से उसे जो थोड़ी बहुत खरोंचें आई थी वे तुरंत ठीक हो गईं। लेकिन ध्रुव ने अपने घावों को भरने के लिए यिन शरीर का इस्तेमाल नहीं किया था। ये सब उस तरल ऊर्जा का कमाल था। ध्रुव ने उस जमे हुए जानवर पर हमला किया और अपनी सबसे ताकतवर मुट्ठी से उसके शरीर पर वार किया। धड़ाम! जोरदार प्रहार से वो पूरा प्राणी फट गया। कमरे के हर कोने में खून फैल गया। अब वहां केवल ध्रुव और उसकी उत्साहित मुस्कान बची थी। तीसरे रैंक के 8 जादुई जानवरों को एक इंसान ने केवल अपनी शारीरिक ताकत से हरा दिया था। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था। मुझे लगता है कि अब ये मेरी नज़रों में चींटियों की तरह है। अपनी नसों को सामान्य होते देख ध्रुव ने मन ही मन सोचा, ऊर्जा की वो बूंदें कुछ ज्यादा ही हो गई। एक ही काफी होती। कम से कम ऐसा लगता है कि मेरे शरीर की क्षमता को कंट्रोल करना उतना मुश्किल नहीं है। मुझे बस अपनी नसें फटने से पहले ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। ट्विलबोई या चट्टान पर लड़ाई के दौरान ध्रुव ने चौथे रैंक का एक शब्द देखा था। फिर भी केविन के बदलाव को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल लगता था और इसके लिए वक्त चाहिए था, जबकि ध्रुव की शक्ति लगभग तुरंत मिलती थी और एकमात्र खतरा उसके शरीर में अंदरूनी दबाव का बढ़ना था। अगर मैं अपनी मौजूदा ताकत के साथ उस पवन योद्धा से भिड़ा होता तो शायद मुझे उसे हराने के लिए शाही परिवार के प्रतिनिधि की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि मैं अब काफी ताकतवर हूं। ध्रुव ने सभी लाशों को अपनी स्पेस रिंग में इकट्ठा कर लिया। उसने उनसे लड़ने के लिए केवल अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो एकदम फिट था। उसके दिल के चारों ओर की झिल्ली में ऊर्जा की केवल कुछ बूंदें ही बची थीं। मेरे शरीर में मौजूद तरल ऊर्जा समय के साथ मेरे डेंटियन से अपने आप भर जाएगी। अभी इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। हाल ही में हुई लड़ाई के बारे में सोचते हुए उसने निचली परतों की ओर अपनी खोज फिर से शुरू कर दी। अब जब मेरा शरीर हीरो रैंक में आ गया है तो शैडो स्टेप्स तकनीक लड़ाई में बेकार हो गई है। ये केवल हवा में उड़ने के दौरान ही मेरी मदद कर सकती है। वैसे भी अब मेरी दौड़ने की रफ्तार मेरी उड़ने की रफ्तार से ज्यादा है। मेरे खून के साथ ही मेरी तरक्की से पीछे छूट रहे हैं। इको और शैडो का निर्माण तीसरे रैंक के जादुई जानवरों से हुआ था। उनकी ताकत की एक सीमा थी। वे इंसानी लेवल की हदों को पार नहीं कर सकते थे, चाहे ध्रुव के शक्ति केंद्रों की ताकत कितनी भी बढ़ जाए। क्या मुझे रैंक 4 के जानवर से एक साथी बनाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या मैं ऐसा कर भी सकता हूं? ध्रुव ने उस विचार पर गौर किया, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि मैं उनमें से किसी एक को मार भी पाऊंगा। चेतना के सागर में उसे काबू करना तो बहुत दूर की बात है। सुरक्षित रहने के लिए मुझे अपने मानसिक स्तर के तीसरे स्तर तक पहुंचने का इंतजार करना चाहिए। काबू करने की प्रक्रिया में एक भी गलती हुई तो मेरा हाल आइवर जैसा हो सकता है। अगर हालात वाकई बहुत खतरनाक हो जाते हैं तो राक्षसी रूप में रहते हुए इको और शैडो मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। जब वो उस रास्ते के अंत तक पहुंचा जिसे वो पार कर रहा था तो उसने पाया कि 20 खुदाई करने वाले कीड़े परत के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है कि अब मुझे देखना चाहिए कि मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की कितनी ताकत दिखा सकता हूँ। ध्रुव के हाथों में 2 सफ़ेद तलवारें आ गईं और वो एक ठंडी मुस्कान के साथ सीधे जानवरों के झुंड के बीचों बीच कूद गया। इसी बीच एक शानदार बग्घी उस वीरान काल कोठरी के दरवाजे के ठीक सामने आकर रुकी। इसकी लगाम एक दूसरे रैंक के पहाड़ी बैल से बंधी हुई थी और गाड़ी के चारों ओर सुरक्षा के कई मंत्र लिखे हुए थे। बग्घी का दरवाजा खुला।
4 युवक और एक युवती शांति से बाहर निकले और अपने आसपास के माहौल का जायजा लेने लगे। यही जगह होनी चाहिए। हवा में ऊर्जा इतनी कम है कि यहाँ गलती होने की गुंजाइश बहुत कम है, उनमें से एक व्यक्ति बोला और फिर अपने ग्रुप के सबसे पीछे खड़े व्यक्ति की ओर मुड़ गया। उसने सुनहरे अक्षरों से सजी एक सफ़ेद पोशाक पहनी थी जो सुरक्षा देने वाली लग रही थी। उसके बाल छोटे और चांदी जैसे थे और उसके चेहरे पर हल्की लेकिन प्यारी मुस्कान थी। हाँ मिलो, यही वो जगह है। वो व्यक्ति डैनियल था जो अभी अभी अपने दल के साथ बेयर डंजन में पहुंचा था। मिलो ने इज्जत देने के लिए अपना सिर झुकाया और इस इशारे के पीछे अपनी मुस्कान छिपा ली। इसके बाद डैनियल ने बोलना जारी रखा, पहाड़ में घुसने से पहले मैं आप सभी को मेरे मिशन में शामिल होने के लिए एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं और रसायन शास्त्र विभाग से मिला ये काम अचानक ही आया है, इसलिए मैं ये जताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ की कितनी कद्र करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। डैनियल के शब्द प्यारे और साफ थे। ये साफ था कि वो अमीर और रईस लोगों के साथ बातचीत करने में माहिर था। अरे मालिक, हम इसके लायक नहीं हैं। आपकी छवि देखते ही मैंने आपका साथ देने का फैसला कर लिया था। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरा परिवार इसके खिलाफ है। एक बार जब मैं परिवार की मुखिया बन जाऊंगी तो मैं आपको अपने परिवार का पूरा समर्थन दूंगी। महिला ने सख्त लहजे में बात की, लेकिन वो अपने चेहरे पर आ रही शर्म को छिपा नहीं सकी। फोबी सही कह रही है, हम सब आपके साथ हैं। मेरा ऑर्गू परिवार और आपका उदाय परिवार सदियों से साथी हैं। राज परिवार इतनी लंबी दोस्ती को तोड़ नहीं सकता। अगर ध्रुव वहां होता तो वो उस व्यक्ति को पहचान लेता जिसने अभी अभी बात की थी। वो ट्रॉय ऑर्गू था। वो उन युवकों में से एक था जिसने ध्रुव के साथ एबनरेस्ट शहर में प्रवेश परीक्षा पास की थी। हमारी सेना कमज़ोर नहीं है। हम तीनों के पास चौथे रैंक का शरीर है और हम सभी दूसरे रैंक के जादुई कपड़ों से लैस हैं। अगर हमारा सामना चौथे रैंक के जानवर से भी हो जाए तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम बच निकलेंगे। क्या जाने, शायद हम उसे मारने की कोशिश भी करें। डैनियल ने अपनी बातों से सबका हौसला बढ़ाया और बाकी 4 साधकों के साथ काल कोठरी के दरवाजे की ओर बढ़ गया। मालिक डैनियल, आप इस जगह के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ ऊर्जा इतनी कम क्यों है? उस पल तक चुप रहने वाला व्यक्ति मैनुअल था। वो वही छात्र था जिसे ध्रुव ने अपनी अकेडमी में जगह बनाने के लिए हराया था। मैंने अपने परिवार से कुछ रिपोर्ट्स मांगी थीं। ऐसा लगता है कि ये पूरा पहाड़ एक दिन ऑब्सीडियन क्रेडिट्स की खान बन जाएगा। इसलिए एल्बास परिवार ने खान के बनने में तेजी लाने के लिए यहाँ की सारी सामग्री खाली कर दी है। हालांकि वे हर कुछ दशकों में यहाँ जादुई जानवरों के खतरनाक झुंड को पैदा होने से रोकने के लिए आते हैं, इसलिए ये पूरी तरह से वीरान नहीं है। डैनियल ने आसान शब्दों में समझाया, लेकिन उसके ग्रुप के बाकी लोगों ने मैनुअल की ओर नाराजगी भरी नजरों से देखा। उन सभी को पता था कि अकेडमी में क्या हुआ था। वो एक ऐसे व्यक्ति से लड़ाई में हार गया था जिसका कोई बड़ा खानदान नहीं था। इससे बाकी छात्रों के सामने रईस वर्ग की इज्जत को ठेस पहुंची थी और वो खुद भी घायल हो गया था। इस चोट ने उसकी साधना, कल्टीवेशन की रफ्तार को धीमा कर दिया और उसके आत्मविश्वास पर गहरा असर डाला। इसका नतीजा ये हुआ कि उसका शरीर अभी भी तीसरे लेवल का ही था। ये साफ था कि उस घटना की वजह से रईस लोगों के बीच उसका अक्सर मजाक उड़ाया जाता था। और शाही परिवार ने आखिरी बार इस जगह की सफाई कब की थी? उन घूरती नज़रों का मैनुअल पर कोई असर नहीं हुआ और वो सवाल पूछता रहा। लगभग 15 साल पहले ऐसा हुआ होगा। तब वहां तीसरी रैंक के कीड़ों की काफ़ी तादाद होनी चाहिए थी। डैनियल के ग्रुप में से केवल 3 लोगों का शरीर रैंक 4 का था। एक तो खुद डैनियल था, जबकि बाकी 2 मिलो और फोबे थे। हालांकि डैनियल को छोड़कर उन सभी का मानसिक स्तर अभी भी पहली रैंक में था, भले ही उनमें से कुछ कामयाबी के बेहद करीब थे। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। चेतना का सागर, सी ऑफ कॉन्शियसनेस, सबसे मुश्किल शक्ति केंद्र था जिसे ट्रेन किया जा सकता था। इसके लिए न केवल लंबे समय और दर्दनाक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी, बल्कि साधक के दिमाग का मजबूत होना भी ज़रूरी था। ऐसी शर्तें ऐसे युवा साधकों द्वारा पूरी नहीं की जा सकती थीं, खासकर अगर उनकी ज़िंदगी बहुत ऐशो आराम वाली हो। मानसिक शक्ति को मजबूत करने के लिए कष्ट और मुसीबतों की ज़रूरत होती थी, ऐसी चीज़ें जिनका सामना अमीर परिवारों के लोग शायद ही कभी करते थे। उनके पास बड़ी मात्रा में ऐसी गोलियां और दवाइयां थीं जो दिमाग को ताकत देती थीं, लेकिन उनका असर असली ज़िंदगी की मुश्किलों जैसा नहीं था। केवल डैनियल ही, जो इस आंदोलन का लीडर होने के लगातार दबाव में रहता था, 23 साल की उम्र तक दूसरे स्तर को पा सका था। हालांकि पहली रैंक के तांत्रिकों से बने होने का मतलब ये नहीं था कि ये दल कमज़ोर था। वे अभी भी दूसरी रैंक के साधक थे जो दूसरी रैंक की सुरक्षात्मक चीज़ों से लैस थे। उन सभी के पास मार्शल आर्ट्स में चौथे रैंक की महारत थी और उनके पास ऐसे हथियार थे जिन पर उनकी लड़ाई की शैली के हिसाब से मंत्र खुदे हुए थे। उन्हें कमज़ोर समझना एक भूल थी।
पांचों रईस काल कोठरी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और तुरंत ही उन्हें कुछ अजीब सा नजर आया। यहां पर कोई है। मिलो ने अपने साथियों के शक को जुबान दी। धूल भरी जमीन पर ध्रुव के आने के साफ निशान थे। आखिर उसके आने के बाद से आधा दिन भी नहीं बीता था। शाही परिवार से कोई? फोबे ने पूछा, लेकिन डैनियल ने सिर हिला दिया। संभावना कम है। ये पैरों के निशान केवल एक व्यक्ति के हैं और शाही सेना हर मिशन पर कम से कम 5 सैनिक भेजती है। ये या तो कोई शिकारी हो सकता है या कोई अकेला साधक जो छिपने की जगह ढूंढ रहा हो। ये शब्द सुनकर मिलो ने नाक सिकोड़ी। अकेले साधना करने वाले, ये नाम उनकी असलियत बताने के लिए बहुत अच्छा है। वे तो अपराधी हैं। उत्तरादेश जैसी राजनीतिक व्यवस्था में अकेला साधक लगभग हमेशा ही अपराधी या भगौड़ा होता था। आखिरकार तकनीकें और मंत्र तो रईस वर्ग के पास ही होते थे। उनसे रिश्ता रखे बिना साधना के सफर में कुछ भी हासिल करना नामुमकिन था। तो अब हम इसके बारे में क्या करें? ट्रॉय ने दबी आवाज में डैनियल की ओर देखते हुए पूछा। अगर वो अकेला साधना करने वाला है तो हम उससे पूछताछ करेंगे और तय करेंगे कि उसे गिरफ्तार करने की जरूरत है या नहीं। अगर वो शिकारी है तो हम उसके द्वारा मारे गए कीड़ों के शव खरीदने की कोशिश करेंगे। डैनियल ने लापरवाही से जवाब दिया, मानो वो जो कह रहा था वो दुनिया की सबसे सीधी बात हो। पार्टी में मौजूद बाकी लोगों ने डैनियल के इस नेक फैसले पर सहमति जताई। उनकी हालत में कोई भी आसानी से उस बदकिस्मत इंसान का फायदा उठाने और उससे कुछ लाभ कमाने का फैसला कर सकता था। उनकी संख्या उससे कहीं ज्यादा थी और वो जगह काफी सुनसान थी। अगर वे उसे मार भी देते तो भी किसी को लड़ाई का सबूत नहीं मिलता। फिर भी डैनियल ने उस बारे में सोचा तक नहीं, जिससे उसकी पार्टी के सामने उसकी छवि और भी बेहतर हो गई। ऐसा बर्ताव निचली परतों में मौजूद उस साधक के बिल्कुल उलट था जो मुस्कुराते हुए जादुई जानवरों का कत्लेआम कर रहा था। ध्रुव ने अपनी तलवारों को गजब की कुशलता से लहराया। कुछ ही मिनटों में आखिरी जानवर भी मारा गया, जिससे 30 से ज्यादा लाशें जमीन पर पड़ी रह गईं। मैं करीब पहुंच रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी रैंक 1 या 2 के कीड़े देखने हैं। क्या वे झुंड के बीच में है और उन्हें ताकतवर जानवरों को खिलाया जा रहा है? शवों को इकट्ठा करते समय ध्रुव मुमकिन विकल्पों के बारे में सोच रहा था। ये एल्बिनो सांप की तरह ही है, बस कारण अलग है। माहौल में पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे को खाने यानी कैनिबलिज्म का सहारा लेते हैं। आखिर ये इलाका किसी जिंदा प्राणी के रहने लायक नहीं है। वो एक गहरे क्षेत्र की ओर बढ़ा और अपना ध्यान सबसे निचले हिस्से पर लगाया। मैंने 50 से ज्यादा रैंक 3 के जानवरों को मार डाला है। अगर ये अभी भी बाकी जानवरों से बहुत अलग है तो रिपोर्ट काफी पुरानी होगी। तब तक उसे पूरा यकीन हो चुका था कि शाही परिवार समय समय पर तहखाने की सफाई करता था। जादुई जानवर इंसानों जितने समझदार नहीं थे, लेकिन वे पूरी तरह से बेवकूफ भी नहीं थे। अगर हालात उन्हें मजबूर न करते तो वे पहले ही अपना ठिकाना बदल चुके होते, खासकर जब उनका लीडर चौथे रैंक का कोई जीव हो। उस इलाके में अभी भी जानवरों का झुंड होना इस बात का सबूत था कि जानवरों को जानबूझकर वहां रखा जा रहा था। किसी देश का मुखिया होने के नाते केवल धन का जरिया बनाने के लिए ये सारे प्रयास करना सच में बहुत निराशाजनक लगता है। ध्रुव ने मन ही मन आह भरी, ये सोचकर कि एल्बास परिवार ने उस जगह पर कितना समय लगाया था। लेकिन जब वो निचली परत में पहुंचा तो नजारा पूरी तरह से बदल गया। ये अब भी एक जेल जैसा कमरा था, जिसमें जमीन पर बेतरतीब ढंग से कोठरियां बिखरी हुई थीं। फिर भी दीवारों में जगह जगह छेद थे जो बड़ी तादाद में जादुई जानवरों के आने जाने के संकेत दे रहे थे। इसके अलावा उन कोठरियों पर काटने के निशान थे और वे साफ तौर पर नष्ट हो चुकी थीं। ऐसा लगता था कि किसी चीज ने हर एक छड़ से धातु को चूस लिया हो। क्या ये कोठरियां मंत्रों वाली थीं? ध्रुव ने अंदाजा लगाया और ज्यादा ध्यान से जांच करने के लिए एक कोठरी के पास पहुंचा। इन्होंने तो इन पर लिखे मंत्रों को ही खा लिया है। मुझे हैरानी है कि इनका झुंड कितना बड़ा होगा। खुदाई करने वाले कीड़े अपनी तेज प्रजनन दर के लिए जाने जाते हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर एल्बास परिवार ने जानबूझकर इसी कारण से इन जीवों को यहां छोड़ा हो। जितने ज्यादा जादुई जानवर होंगे, सफाई अभियान के दौरान माहौल में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा फैलेगी। उस तरीके से मिलने वाले क्रेडिट की आखिरी रकम में कमी आई, लेकिन उनके बनने में तेजी आई। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्रेडिट बनने में कितना समय लगता है, लेकिन 2000 साल बीत चुके हैं और मुझे एक भी क्रिस्टल नहीं मिला। इसका मतलब है कि मैं अभी भी मुख्य स्रोत से काफी दूर हूं। तभी एक आवाज ने उसे अपने ख्यालों को रोकने पर मजबूर कर दिया। दीवारों में बने हर छेद से रेंगने जैसी आवाज आने लगी, जो पूरे भूमिगत कमरे में गूंजने लगी। मैं ठीक से अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस तरह के कितने लोग होंगे। मुझे उम्मीद है कि वे इस जगह को नष्ट नहीं करेंगे। ध्रुव ने अपनी तलवारें उठाईं और हमले के लिए खुद को तैयार किया। उसी पल उसके चारों ओर के छेदों से 50 से ज्यादा कीड़ों के सिर बाहर निकले। ध्रुव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवारें लहराईं। हवा में तलवार के दर्जनों वार हर दिशा में फैल गए। कीड़े अभी पूरी तरह बाहर निकले भी नहीं थे कि उनके सिर और खून के फव्वारे नीचे गिरने लगे। सिर्फ एक ही हमले में 15 से ज्यादा कीड़े मारे गए।
चौथे रैंक का शरीर होने की वजह से न केवल उसके हमलों में सुधार आया था, बल्कि उसकी युद्ध कला पर लगी रोक भी हट गई थी। आशुरा के 3 रूप एक चौथे दर्जे की युद्ध कला थी। जाहिर है इसे चौथे दर्जे के जानवर की ताकत का मुकाबला करने के लिए ही बनाया गया था। हालांकि ध्रुव के ऊर्जा केंद्र अभी इतने कमजोर थे कि वे इन रूपों की असली ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जबकि उसके पास चौथे रैंक का शरीर था, तो उस ताकत का कुछ हिस्सा बाहर लाया जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो ध्रुव की 6 भुजाएं हों जो लगातार हवा में वार कर रही हों। हालांकि उनमें से 4 अभी भी केवल छाया थीं और असली ताकत का एक छोटा हिस्सा ही दिखा सकती थी। मैंने अपनी युद्ध कला में लगभग महारत हासिल कर ली है। ध्रुव ने अपने चारों ओर घिरे जानवरों को खत्म करने के लिए दाएं बाएं कूदते हुए सोचा। तीसरे रैंक के जीव ध्रुव के लिए कभी कोई बड़ी समस्या नहीं थे, लेकिन ये पहले सब उसके राक्षसी रूप की वजह से था, जिसमें बहुत ज्यादा दिमागी ताकत खर्च होती थी। लेकिन अब चौथे रैंक के शरीर के साथ वो खुद को ज्यादा थकाए बिना जितने चाहे उतने कीड़ों को मार सकता था।